मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा डिफरेंट टाइप्स के सरफेक्टेंट्स और उनकी डिटेल। आयनिक नेचर ऑफ सरफेक्टेंट जो है, बेसिकली हमारे पास सरफेक्टेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं। जब मैं अब सरफेक्टेंट की बात करूंगा तो इसका यहाँ पे मतलब ये है कि मैं इमल्सीफायर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स भी होते हैं। आयनिक के अंदर हमारे पास बेसिकली जनरली दो टाइप्स होती हैं, एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं और दूसरे आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं। तो जो आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं उन पे चार्जेस होते हैं और चार्जेस कुड बी पॉजिटिव एंड दे कुड बी नेगेटिव। सो कैटायनिक फिर इन्हीं की बेसिस पे कैटायनिक सरफेक्टेंट्स आते हैं और एनायनिक सरफेक्टेंट्स आते हैं। सो जनरली ये जो तीनों कैटेगरीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसमें नॉन आयनिक हैं और आयनिक के अंदर कैटायनिक और एनायनिक हैं। ये डिफरेंट पीएच के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स हैं वो 3 to 10 की जो पीएच रेंज है, मतलब एसिडिक से लेके बेसिक तक की जो पीएच है, इसके अंदर इफेक्टिव होते हैं। जो कैटायनिक सरफेक्टेंट हैं वो जनरली एसिडिक पीएच में इफेक्टिव होते हैं फ्रॉम 3 to 7 न्यूट्रल रीजन तक। और जो एनायनिक सरफेक्टेंट हैं वो 8 से ऊपर जाके ग्रेटर देन 8 जो है उसमें वो कारआमद होते हैं या यूज़फुल होते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर हम एमल्सीफायर के अंदर जाएं तो जनरली हम लोग अपने एमल्सीफायर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पहले आप लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं, उसमें मैं जनरली से गो थ्रू करूँगा इनके साथ। 3 कैटेगरीज हैं, एक नेचुरल एमल्सीफायर्स हैं, फिर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स हैं और सिंथेटिक एमल्सीफायर्स हैं। नेचुरल एमल्सीफायर्स के अंदर हमारे पास वेजिटेबल सोर्स भी आता है और एनिमल सोर्स भी आता है। और कॉमनली आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा। वेजिटेबल सोर्स के अंदर हमारे पास अकेशिया है, ट्रागागैंथ है, एल्जीनेट्स हैं, कॉन्ड्रस, जेंथेन और पैक्टिन है। कॉन्ड्रस जो है ये बेसिकली जो हमारे पास कोरल रीफ्स होते हैं उस वहाँ से इसको लिया जाता है। जेंथेन गम या पैक्टिन या अकेशिया ये सारे प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं। इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अगर आपको याद हो तो आपने फार्माकोग्नोजी में इनके सोर्सेज भी पढ़े होंगे कि हमें गम अकेशिया जो है वो हमें कहाँ से मिलता है या ट्रागन जो है हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, कीकर उर्दू में कहते हैं उसको। और वहाँ से हमें ये प्लांट, उस प्लांट से हमें ये गम्स जो हैं वो हमें मिलती हैं। ये जनरली हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो जहाँ पे आपने ऐसा एमल्शन प्रिपेयर करना है जिसकी बेस वाटर है, मींस ऑयल इन वाटर, तो वहाँ पे इसके बाद जनरली ये सिस्टम को विस्कोसिटी भी इम्पार्ट करते हैं। तो एक तरफ तो एमल्सीफायर्स हैं और दूसरी तरफ दे आर आल्सो इम्पार्टिंग विस्कोसिटी टू दी इमल्शन, और इमल्शन के एक्वस फेज को विस्कोसिटी इम्पार्ट करेंगे बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। जहाँ तक एनिमल सोर्स की बात है तो इसके अंदर हमारे पास जेलाटिन, एग योक, केसीन, केसीन का आपको पता है कि एनिमल सॉरी मिल्क प्रोटीन है, ये मिल्क एमल्सीफायर भी है। वूल फैट, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स एंड लेसिथिन ये कॉमन है हमारे पास एनिमल सोर्स के अंदर। और ये जनरली हमारी कोशिश ये होती है कि इसको ओरल फॉर्मुलेशंस के अंदर और टॉपिकल प्रेपरेशंस में इसको हम लोग यूज़ करें। लेकिन इन दोनों, अब इस पूरे टॉपिक के अंदर जो नेचुरल एमल्सीफायर्स हैं, ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि क्योंकि ये नेचुरल है, ये एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर बनते हैं, तो वेरिएशन डू एग्जिस्ट। सिंथेटिक के अंदर तो एक ही प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे होते हैं तो जो भी चीज़ बनेगी एंड प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। लेकिन फॉर द केस ऑफ नेचुरल एमल्सीफायर्स, क्योंकि ये नेचुरल एमल्सीफायर्स जो हैं ये प्लांट बनाता है, एनिमल बनाता है, और वेरिएशंस जो हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इनमें वेरिएशंस बैच टू बैच आती हैं। तो अगर सिंथेटिक अगर आपके पास है या अकेशिया, सिंथेटिक अकेशिया आपके पास है, तो वो जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो हो सकता है नेक्स्ट में कुछ आपको उसमें को रीचेक करना पड़े अपनी फॉर्मुलेशन को। तो ये किसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। सेकंड कैटेगरी जो है हमारे पास आ जाती है, इसमें हमारे पास जनरली जो ब्रॉडर टर्म है वो है कोलाइडल क्लेज। ठीक है जी। तो कोलाइडल क्लेज जो हैं जिसमें बेंटोनाइट है या वी गम है, बेंटोनाइट का आपने नाम भी सुना हुआ है, वी गम, ये सारे के सारे जो हैं ये इन द फॉर्म ऑफ पाउडर अवेलेबल होते हैं और ये इमल्सीफायर के तौर पे काम करते हैं। बेंटोनाइट इटसेल्फ जो है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट को बेंटोनाइट कहते हैं और वी गम जो है वो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो ये बड़े अच्छे एमल्सीफायर्स हैं और ये भी अगेन क्योंकि हमें पता है कि एमल्सीफायर्स जो हैं दे एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एट द सरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर, जहाँ पे ऑयल और वाटर मिलता है वहाँ पे ये एब्जॉर्ब होते हैं और अपने आप को अलाइन करते हैं
इनका वो फेज़ जो ऑयल लविंग होता है वो ऑयल की तरफ आ जाता है, और वो फेज़ जो वाटर लविंग होता है वो वाटर की तरफ चला जाता है। तो ये भी इनके अंदर एक और टेंडेंसी, पार्ट विस्कोसिटी टू द प्रेपरेशन, और जनरली हम इनको इन कम्बिनेशन विद अदर सरफेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल दोनों किस्म के एमल्शंस जो हैं वो हम इन क्लेस को एक्सटर्नल फेज़ के अंदर यूज़ करके तो हम लोग बना सकते हैं। जनरली इनसे क्रीम्स, लोशंस वगैरह जो हैं वो हम लोग बनाते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि इनको हम लोग यूज़ करके तो हम लोग जो हैं ऑरल प्रेपरेशंस जो हैं वो बनाते हैं। कहते हैं सर किस टाइप की वेरिएशंस आती हैं? सर वेरिएशंस बेटा जो हमारे पास नेचुरल एमल्सिफायर्स हैं, अब इसके अंदर क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो, और उस ब्लड को आपने अगर एक बंदे को ब्लड डोनेट की है, और आपके ब्लड की टेस्टिंग करने के बाद हमने उस बंदे के साथ उसकी क्रॉस मैचिंग कर ली है, लेकिन इसके इसके बाद आपको हर जब भी आपने ब्लड डोनेट करना है आपको हमेशा क्रॉस मैचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी के अंदर नेचुरल मैकेनिज़्म के थ्रू क्या हो रहा है कि हमारे पास कभी आरबीसी काउंट ज़्यादा हो जाता है, कभी प्लेटलेट काउंट ज़्यादा हो जाता है, कभी ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड जो आपकी ऑक्सीजन है या ब्लड के अंदर जो बाकी प्रोटीन वगैरह है वो ऊपर नीचे होती रहती है। यही सेम चीज़ें जो हैं ये एनिमल के अंदर भी आती हैं, और यही सेम चीज़ें जो प्लांट के अंदर, ब्लड तो नहीं होता लेकिन प्लांट के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म वो वेरी करता है। ठीक है। तो जब मेटाबॉलिज्म वेरी करता है तो उसकी वजह से जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो भी वेरी करता है। ठीक हो गया। जैसे हमारे रूटीन के अंदर हमारे पास हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो स्टूल है और यूरिन है। तो अब हर बंदे के अंदर वेरिएशन आती रहती हैं, यूरिन का कलर, उसका डेंसिटी, उसकी सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो सेम केस है, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट के। ठीक है। तो इनकी चीज़ें भी ग्रेजुअली जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट हार्श है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादा बनेंगे ताकि इन्वायरमेंट से बचाया जा सके। अगर आपके पास जो है, या इस केस में गम्स ज़्यादा बनेगी क्योंकि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है प्लांट का, तो अगर इन्वायरमेंट इतनी हार्श नहीं है तो उनकी कंसनट्रेशन भी कम होगी, उनकी कंसनट्रेशन में चीज़ें फ़र्क हो सकती हैं। ठीक है। तो ये इसमें बेटा चेंजेस आती हैं, वेरिएशन आती हैं। ठीक है फैसल। अच्छा जी। नेक्स्ट हम लोगों ने दो कैटेगरीज हम लोगों ने कर ली। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है वो है सिंथेटिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स। जो तीन कैटेगरीज के होते हैं, ये भी दीज आर आल्सो इफेक्टिव इन लोअरिंग द इंटरफेशियल टेंशन। जनरली ये तीन कैटेगरीज के हमारे पास आते हैं। दे पोजेस बोथ प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोफिलिक भी होती हैं और हाइड्रोफोबिक भी होती हैं। एनायनिक, केटायनिक और नॉन आयनिक में ये अवेलेबल हैं। इनायनिक में हमारे पास सोडियम डोडिसाइल सल्फेट की एग्जांपल है। केटायनिक में हमारे पास बेंजोइलिक क्लोराइड की जो है वो एग्जांपल है। अगर आपको याद हो तो बेंजोइलिक क्लोराइड हमने पहले पढ़ा हुआ है, और ये बेंजोइलिक क्लोराइड आपने पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ, इसका यूज़ आपने पढ़ा था इसके अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो पैरेंटल प्रेपरेशन है वहाँ पे एज अ प्रिजर्वेटिव भी इसको यूज़ करते हैं। तो देर आर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे पास एज अ वेटिंग एजेंट, एज अ सर्फेक्टेंट, दूसरी तरफ विस्कोसिटी पार्ट भी कर रहे होते हैं, और तीसरी तरफ एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये अल्टीमेटली बेहतर होता है आपकी प्रेपरेशन के लिए कि आप एक ही चीज़ से बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो हासिल करते हैं। नॉन आयनिक के अंदर भी हमारे पास पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या पीईजी जिसे आप कहते हैं, उसका 400 ग्रेड कॉमनली अवेलेबल है, वो हमें इस केस में मिलता है। या एम्फोलिटिक, इसमें लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं। एम्फोलिटिक के अंदर दोनों चार्जेस होते हैं, एक एंड पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड जो है वो इस केस में नेगेटिव होता है। ठीक है जी। सो ये आपका जो है सिंथेटिक एमल्सिफाइंग के अंदर पहली कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर आती है विस्कोसिटी एजेंट्स। जो हमारे पास विस्कोसिटी एजेंट्स हैं उसमें हमारे पास कोलाइड्स हैं, नेचुरली अकरिंग गम्स, पार्शली सिंथेटिक पॉलीमर, कार्बोमर। कार्बोपोल आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने यूज़ भी किया है जेल फेस बनाने के लिए, और आजकल जब हैंड सैनिटाइज़र जो है वो बन रहा है तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। तो ये विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स हैं। ये भी सेल्फ एमल्सिफाइंग के तौर पे हम लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी। दी एजेंट्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, डिजॉल्व और डिस्पर्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव विस्कोसिटी सोल्यूशन एज, और ये एज एन एमल्सिफायर स्टेबलाइज़र के तौर पे ही, एमल्शन स्टेबलाइज़र के तौर पे ये लोग जो हैं ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। यहाँ तक जो हमारे पास था बेटा ये क्लासिफिकेशन ऑफ एमल्सिफायर्स थी। इसके अलावा और भी एक्सीपियंट्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। उन एक्सीपियंट्स के अंदर हमारे पास हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल्स हैं, जिसमें स्टीराइल अल्कोहल है,
सीटाइल अल्कोहल है, ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट हैं। ये अल्कोहल सारी यूज़ होती हैं एज अ थिकनिंग एजेंट या स्टेबलाइज़र के तौर पे। जनरली ऑयल इन वाटर या जो लोशंस होते हैं उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं, या ऐसी प्रेपरेशन जो एक्सटर्नली यूज़ होनी है उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल एक्सीपिएंट है वो कोलेस्ट्रॉल और इसके डेरिवेटिव्स हैं। इनको भी हम लोग वाटर इन ऑयल काइंड ऑफ इमल्शन को प्रमोट करने के लिए, बनाने के लिए इनको हम लोग यूज़ करते हैं, और जनरली एक्सटर्नली हम इनको यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल और उनके डेरिवेटिव्स को। फिर हमारे पास कुछ प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं जो हम लोग अपनी इमल्शन में डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरोकैरिसोल, क्लोरोब्यूटानॉल, मर्क्यूराइल प्रेपरेशन, सैलिसाइलिक एसिड, एस्टर्स ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सॉर्बिक एसिड। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं जो हम लोग होते हैं फॉर एज अ प्रिजर्वेटिव इन आवर प्रेपरेशंस। ठीक है जी। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे देखनी होती है कि इतनी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, इतने सारी टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं, उसके पीछे कहानी ये है कि प्रिजर्वेटिव्स का हमें पता है कि वो जनरली दीज प्रिजर्वेटिव्स आर इंटरेक्टिव विद अदर सब्सटेंसेस इन दी प्रेपरेशन। तो हमने वो प्रिजर्वेटिव यूज़ करना होता है जो हमारी प्रेपरेशन के साथ जो है वो उसको मतलब कंपैटिबल हो, इनकम्पैटिबल ना हो। लो pH 5 to 6 एंड लो एक्वस कंसंट्रेशन जनरली इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। एक और टेक्निक ये भी होती है कि हम लोग अगर अपनी pH जो है उसको कम कर देते हैं प्रेपरेशन की, या अपनी प्रेपरेशन में एक्वस कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, तो भी हमारे पास जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपनी विस्कोसिटी, अपने पीएच को कम करेंगे या उसको एसिडिक की तरफ लेके जाएंगे तो वो इटसेल्फ शायद यूज़ के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए मैक्सिमम 5 तक हम इसको ले जा सकते हैं नीचे टूवर्ड्स एसिडिक, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते, अदरवाइज़ वो फिर क्रोसिव इफेक्ट उसके आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अदर फंक्शनल एक्सिपिएंट्स के बाद इसके अंदर हमारे पास कुछ वाटर सॉलेबल प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। ये वाटर सॉलेबल प्रिजर्वेटिव्स जो हैं हमारे पास are used so that these don't migrate from aqueous to oil phase in the emulsion, and due to the fact aqueous phase is prone to microbial contamination. अच्छा, अब जो मैंने भी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो तब आती है जब हमारे पास जो एक्वस फेज़ है अगर वो इमल्शन के अंदर ज़्यादा है, तो देर कि आपका इमल्शन जो है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर हम लोग ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं जो एक्वस सॉलेबल होते हैं, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो प्रिजर्वेटिव जो हैं वो ना मूव करें फ्रॉम एक्वस फेज़ टू दी ऑयल फेज़। तो जब प्रिजर्वेटिव एक्वस फेज़ में रहेगा तो जब भी कोई कंटेमिनेशन के चांसेस होंगे तो ये प्रिजर्वेटिव जो है एक्वस फेज़ के अंदर रहते हुए उस कंटेमिनेशन को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो एग्जांपल हमारे पास आ रही है वो आ रही है एस्टर्स ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल भी हैं, और वाटर फेज़ के अंदर इनको यूज़ किया जाता है ताकि ये माइग्रेट ना करें और वाटर के अंदर जो कंटेमिनेशन हो रही है उसको रोक सकें। सो सच प्रिजर्वेटिव्स आर प्रिपेयर्ड विच हैव एडिक्वेट वाटर लिपिड सॉल्युबिलिटी, और ये एग्जांपल इसकी मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो कुछ और फंक्शनल एक्सपीरियंस में हमारे पास चीज़ें आती हैं, उसमें एक और चीज़ है वो है आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का आप लोगों को पता है कि इमल्शन के अंदर ऑक्सीजन होती है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आम तौर पे ये डिज़ोल्व्ड एयर होती है आपके वाटर के अंदर, ठीक है, या ये डिज़ोल्व्ड एयर होती है जब आप इमल्शन को अब विगरसली शेक कर रहे होते हैं, ट्रिचुरेट कर रहे होते हैं, तब एयर इनकॉर्पोरेट होती है। आपने देखा होगा कि वाइल ट्रिचुरेटिंग इमल्शन उसमें फोमी अपीयरेंस आती है अपॉन द एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स। और आपको पता है कि जब सर्फेक्टेंट डालते हैं तो फोम क्यों बनता है, ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि एयर और वाटर, या एयर और आपके सब्सटेंस जो आप बना रहे हो प्रोडक्ट, इसके दरमियान में जो इंटरफेशियल टेंशन है, सर्फेक्टेंट उसको भी रिड्यूस कर देते हैं, तो फोम बनता है। जब एयर इंट्रैप होती है उसके अंदर तो फोम बनता है। तो बेसिकली जब एयर इंट्रैप होती है तो ऑक्सीजन भी इंट्रैप होती है। जो जब ऑक्सीजन इंट्रैप होगी तो ऐसे सब्सटेंसेस हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर हो सकते हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएं। तो उसको रोकने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये हम लोग क्वालिटी के साथ इनकी क्वालिटी देखते हैं कि ये कंपेटेबल हों, ये टॉक्सिक ना हों, इफ़ेक्टिव हों। ठीक है।
गया या इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टीरिक एसिड वगैरह हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो फॉर्मुलेशन